सर मैं देखता हूँ आज यंगस्टर्स मेरे पास आते कई बार कि सर 20 लाख हार गया मैंने कहा लाया कहाँ से तू 20 लाख? बोला सर दोस्तों से उधार लेके ऑप्शन ट्रेडिंग में मुझे पहले दिन 10,000 का 20,000 बन गया, मैंने ला के इतना पैसा डाल दिया कहीं से। अब वो सब मेरे पीछे पड़े जान के। कई लोग सुसाइडल हैं। नहीं होता है, सुसाइड होता है। और चीज़ क्या है ना, देखो रिस्क तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। लोग क्या सोचते हैं कि रेगुलर इनकम, अरे एक चीज़ बताओ, अगर रेगुलर इनकम आती होती तो आप ये देखो कि कितने हमारे फौजी भाई हैं, क्या उनके परिवार को अनरेस्ट नहीं होता? हर फौजी JNK में पोस्ट होता है, ख़राब वेदर्स में पोस्टिंग कर रहे होते हैं, क्या वो नहीं ये कर सकते? इतना इजी नहीं। अगर ऐसे हो रहा होता तो कोई इंडस्ट्री नहीं चल रही होती। रेगुलर इनकम के लिए ना तो मार्केट है या निवेश है, बट अगर आप धीरे धीरे करके निवेश करते हैं, धीरे धीरे करके आप ऐसी स्टेज पे पहुंच जाएंगे कि आप रेगुलर इनकम वहां से निकाल पा रहे हैं। बट नथिंग इज ओवरनाइट, नथिंग इज गारंटेड। सो वंडरफुल। हाय नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भूपेंद्र सिंह राठौड़ और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल कोच BSR पे। और आप देख रहे हैं द थिंक रिच शो, जिसमें कि मैं आपको मिला रहा हूं डिफरेंट फील्ड के लोगों से एंड डिफरेंट पर्सनैलिटीज से, जिन्होंने अपने करियर में बहुत बड़े मुकाम हासिल किए हैं और जो कि अपने लेवल पे बहुत बड़ी सक्सेस है। दोस्तों आप में से हर एक इंसान को इन इंटरव्यूज से बहुत सारी चीजें सीखनी है। आज का इंटरव्यू जो है वो खास स्टॉक मार्केट से रिलेटेड आप लोगों के लिए होगा कि स्टॉक मार्केट में किन चीजों का आप ध्यान रखें, किन चीजों का आप ध्यान ना रखें। बट उससे पहले मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को फैलाने का तैयारी कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी छोटी छोटी लर्निंग्स आपकी जिंदगी को बहुत ज्यादा आपको गहराई देगी। दोस्तों स्टॉक मार्केट क्या है, ये तो आपने कई लोगों से सुना ही होगा कि स्टॉक मार्केट एक ऐसा चीज है जो धन का कुआं है, बहुत सारा आपको पैसा दे सकता है, लेकिन इसको इस्तेमाल कैसे करना है, ये एक आग भी है जिसमें काफी लोग जल सकते हैं, काफी लोग अपना पैसा बर्बाद कर सकते हैं। इतना बढ़िया मार्केट होने के बाद भी 90% पीपल कई बार अपना पैसा खो के आते हैं और 10% लोग जो है वो बहुत पैसा बना रहे हैं। क्या है ये स्टॉक मार्केट, कैसे काम करता है, किस तरह की चीजें हैं और किस तरह से आप इसमें बहुत सारा पैसा बना सकते हो, आइए ये सारी चीजें जानने के लिए जुड़ते हैं श्री राकेश जी बंसल के साथ। हाउ यू डूइंग राकेश जी? हेलो सर, एकदम बढ़िया। नमस्कार दोस्तों। ग्रेट। दोस्तों राकेश सर के बारे में कुछ चीजें बताना चाहूंगा। राकेश सर को जॉब नहीं मिली थी और जब उनको जॉब नहीं मिली, उनके दोस्तों को जॉब मिल गई, उनका दिल टूट सा गया कि क्या करें क्या नहीं करें। उस समय उनको स्टॉक मार्केट मिला और तब से आज तक उन्होंने स्टॉक मार्केट को कभी नहीं छोड़ा। और आज उनका कन्विक्शन इस लेवल पे है कि बहुत सारे टीवी चैनल्स पे वो आते हैं और अपने एक्सपर्ट रिव्यूज देते हैं, बहुत सक्सेसफुल इन्वेस्टर हैं, बहुत ज़बरदस्त तरीके से मार्केट के बारे में नॉलेज रखते हैं। सो राकेश सर, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच BSR सर, एकदम बढ़िया, ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। आपकी स्माइल और आपकी फिटनेस, आपकी हाइट, ये तीनों चीज़ें मुझे बड़ी प्रभावित कर रही है। सो राकेश सर, आई रियली अप्रिशिएट कि आपने समय निकाला और आप यहाँ आए। थैंक यू वेरी मच फॉर एक तो इनवाइटिंग मी, और सबसे बड़ा धन्यवाद दिल से कॉम्प्लीमेंट के लिए। थैंक यू सर। सर राकेश सर, सीधा स्टॉक मार्केट पे चलते हैं और सबसे बड़ा बर्निंग सवाल, यार आज ऑप्शन ट्रेडिंग में हर बच्चा घुसना चाहता है। क्यों? क्योंकि वो देखता है 20,000 डाला और आधे घंटे में वो 25 भी हो सकता है, 35 भी हो सकता है, लेकिन उसी लालच में 97-98% पैसा खो रहे हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले एक चीज़ बोलना चाहूँगा। देखिए, जैसा भी आपने बोला कि देखिए स्टॉक मार्केट एक साधन है जहाँ पर आप जो है ना पैसा बना सकते हैं। जैसे धन का कुआं है, ये वो जगह है जहाँ पर लोअर मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास में कन्वर्ट हो जाता है, गोइंग अहेड HNI बन जाता है, अल्ट्रा HNI बन जाता है। बट सोच समझकर निवेश करना चाहिए। और जैसे वॉरेन बुफेट साहब भी बोलते हैं, उनकी स्टेटमेंट है कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस आर द वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। लेकिन क्या है कि मेरा ऐसा मानना है, फ्यूचर एंड ऑप्शन इज मोर ऑफ एन एडिक्शन। ये एक नशा है, मतलब कि कोई कंपल्शन नहीं है, बट फिर भी सब लोग करते हैं। भैया मैं भी करता हूँ, झुंझुनवाला जी भी करते थे, सब लोग करते हैं। बट यहाँ पर रिस्क होता है और रिस्क को सोच समझ के करना चाहिए। अब देखिए, मैं बड़ी सी चीज बताता हूँ आपको। मार्केट में क्या होता है, एवरीबडी वांट्स टू टाइम द मार्केट। देखिए मार्केट के ना, देखिए मार्केट का एक नियम है कि आप 3 ट्रेंड्स होते हैं, एक बड़ा ट्रेंड, एक करेक्टिव ट्रेंड और एक माइनर ट्रेंड। तो मार्केट का नियम ये बोलता है कि आप बड़े ट्रेंड के साथ रहो, करेक्शंस को टाइम मत करो, कि करेक्शंस जो होती है ना, अपना ट्रेंड जो है वो ओवरनाइट चेंज कर लेती है विदाउट एनी वार्निंग सिग्नल। उदाहरण के तौर पे अगर आप देखें, जब कारगिल वॉर हुआ था जी, तब भारत मार्केट ऊपर की तरफ जा रहे थे, जब प्लेन निकलते दिल्ली के ऊपर लोग घबराते थे, हल्की सी करेक्शन आई, ट्रेंड रिज्यूम हुआ, कुछ भी नहीं फर्क पड़ा। बट यहाँ पर हम करेक्शन तो छोड़ो, हम माइनर ट्रेंड्स को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। ऑप्शंस में क्या है, देखिए ऑप्शंस में लोग क्या कर रहे हैं
पहले तो आप ट्रेंड को प्रेडिक्ट करो, फिर उसको टाइम करो। जैसा मैंने बोला, इट्स एन एडिक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल लोग क्या देखते हैं, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इसका ऑप्शन ले लो। भैया आप लॉट साइज देखो, 10,000 शेयर के लॉट हैं, 2 रुपए का प्रीमियम देते हो, 20 रुपए लगते हैं। फिर कुछ ज्ञानी आएंगे जो बोलेंगे 1 लॉट लो, 1 लॉट बेच दो, मैं 2 का रिस्क हो गया, अपसाइड भी कैप्ड हो गई। तो क्या आपके पास जब ऑप्शंस कर रहे हो, आप महीने में जितना रिस्क ले रहे हो, उतने पैसे के आप कपड़े खरीदते हो, उतने पैसे आप अपनी फैमिली के साथ 5 स्टार होटल में डिनर करने पे करते हो? नहीं करते हो आप। तो ऑप्शन से ना मतलब कि आप करो, इट्स एन एडिक्शन। साइज की बात होती है, इतना इजी नहीं है ऑप्शन से पैसा कमाना। सबसे सिंपल तरीका तो BSR सर जो मार्केट का है ना, वो है निवेश। और निवेश का भी क्या है, अगर आप देखो तो सबसे बढ़िया चीज, आंखें बंद करके निफ्टी 50 के ETF में आप निवेश करो। देखिए जब मैं छोटा था, जब मैं पढ़ के आया था, तब क्या था, PPF में लोग निवेश करते थे। भैया 13-14% का ब्याज था PPF का, आज वो शायद 8% का रह गया है। अब निफ्टी 50 में क्या है, अगर आप देखो 1980 में सेंसेक्स 100 का था, आज 60,000 का है। 16% की कंपाउंडिंग दी है, 100 रुपए आपके 43 ईयर्स में 60,000 रुपए हो गए। अब गोइंग अहेड क्या है भैया, इंडिया इज द ग्रोथ इंजन, सबको समझ में आ रहा है। तो मेरा ये मानना है, आप भी मानोगे, सब लोग ये मानते हैं कि आने वाले 25-30 सालों में वो ग्रोथ देखने को मिलेगी जो पीछे नहीं आया है। तो अब कई हायर इनकम वाले लोग हैं जो आराम से 70,000 रुपए प्रति माह एक सिप कर सकते हैं निफ्टी के अंदर। तो अगर आप 70,000 रुपीज प्रति माह 35 ईयर्स के लिए करते हो, मतलब कि मैं उस चीज को क्रॉस कर चुका हूं जो यंग है, तो एट द एंड ऑफ 35 ईयर्स अगर आपको 16% की कंपाउंडिंग मिलती है तो आपका कॉर्पस 100 करोड़ का हो जाता है। 18% की कंपाउंडिंग मिल रही है तो 50,000 ये काम कर जाएगा, और कहीं 20% प्लस में तो 26,000 में काम होता है। बट लोगों को ना यहाँ निवेश नहीं करना है, लोगों को ना यहाँ थ्रिल चाहिए, एडवेंचर चाहिए। भैया खून पसीने की कमाई है, इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और मैं एक चीज बोलता हूँ, जब भी आप मतलब कि फ्यूचर एंड ऑप्शन कर रहे हैं, वहाँ लॉस हो रहा है, तो एक चीज माने कि वो जो लॉस है ना, उस पैसे, उस लॉस के लिए आप अपने लाइफ पार्टनर को, अपनी फैमिली को आप उत्तरदायी हैं। भैया जब आप वो पैसा अपनी फैमिली पे खर्च नहीं कर रहे हो, भाई जब आप हॉलीडे पे जाते हो अब्रॉड, तो 3 स्टार होटल में मिडिल क्लास शेयर कर रहा है, नहीं कर रहा है, स्टे कर रहा है, तो वहाँ आप अपग्रेड नहीं कर रहे हो, बट यहाँ पे पैसे को लूज कर रहे हो। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन इज अ डिफरेंट थिंग। देखिए सिगरेट भी बिकती है, ऊपर इतनी गंदी वार्निंग डब्बी पे लिखा हुआ है, और लोग इतना गंदा चित्र होता है। मैं अपने कई दोस्तों से बोलता हूँ, तुमको शर्म नहीं आती है? आप बताओ। अब क्या है, हम भी एडवाइजरी चला रहे हैं, रिसर्च सर्विसेज देते हैं, हम परफॉर्म भी कर रहे हैं, बट क्या आप ऑप्शन से वेल्थ क्रिएट कर सकते हो? क्या ऑप्शन से आप मकान बना सकते हो? देखो फ्यूचर्स हम करते हैं, हमारा नजरिया दूसरा है कि हमारा एक निवेश हम कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, बीच में मन लगा रहे, एक रेगुलर इनकम बनी रहे। बट हमें इतने साल हो गए हैं, तो विदाउट एनी एक्सपर्ट गाइडेंस या विदाउट आप स्किल को एक्वायर करे बिना, मेरा ऐसा मानना है आप सिंपल निवेश करो, अच्छे शेयरों में रहो। जैसे आपने बोला मेरे को जॉब नहीं मिला, मैं 97-98 से आया, मैं निवेश करता हूं तो मैं लार्ज कैप्स में करता हूं, ETFs में करता हूं। मतलब कि एक मुश्त आवाज जो आपको प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया पर ETF को टाइम करने की मिलेगी, वो मेरी मिलती है ना। इतने सालों बाद मैं अब मिड कैप स्मॉल कैप की तरफ रुख कर रहा हूँ, क्योंकि भैया एक मुकाम हासिल कर रही है, अब एक टीम बना ली है, तो पढ़ रहे हैं, मैनेजमेंट से मिलेंगे, रिस्क लेंगे। तो सबसे पहले आप बिगनिंग में आए, सबसे पहले जो पहला कॉर्पस है वो निफ्टी 50 के ETF पे जाना चाहिए। उसके बाद अगर पैसे बच रहे हैं तब आप दूसरी जगह निवेश करो, फिर अगर आपका पैसा बच रहा है तब FNO की तरफ रुख करना चाहिए। मतलब कि देखो मनी, तो मतलब आप कहना चाहते हो कि पहले निवेश, फिर उसके बाद ट्रेडिंग एंड लास्ट में आपका FNO। देखिए हाँ, काफी लोग आते हैं, आपके पास भी आते होंगे, जॉब छोड़ना चाहता हूँ। अरे भैया रिटायरमेंट, जॉब वॉब तब छोड़नी चाहिए जब आपका जो ड्रीम है, जो पैसा आप कमाना चाहते हो, उतना टैक्स पे कर दो। जिस दिन उतना टैक्स पे कर दोगे तो उस दिन आप सोचोगे भी नहीं। बट क्या है कि पहले तो आप निवेश करो। अब कई लोग आते हैं कि जॉब छोड़ के, देखो जी फ्यूचर एंड ऑप्शन इज नॉट फॉर रेगुलर इनकम। ट्रू, आप इसकी तरफ से रेगुलर, इतना आसान होता है तो हर कोई बड़े बड़े व्यक्ति जो हैं वो यही काम कर रहे होते हैं। जी, तो राकेश सर इसमें एक चीज़ मैं पूछूंगा, जैसे स्टॉक मार्केट है इधर MCX और ये है, इधर फॉरेक्स मार्केट है, तो ये मल्टीपल मार्केट्स हैं।
तो मैं स्टॉक की तरफ ही क्यों जाऊं, मैं MCX और इनकी तरफ क्यों ना जाऊं, कमोडिटी मार्केट की तरफ क्यों ना जाऊं, मैं फॉरेक्स की तरफ क्यों ना जाऊं? नहीं जाइए, देखिए फॉरेक्स में क्या करेंगे आप लोग, क्या चाहते हैं जॉबिंग करूंगा, ट्रेडिंग करूंगा। आपको मालूम, मैंने 62 रुपीज़ पे डॉलर लिया था। अभी जब 71 72 था तब मैंने 80 रुपीज़ के ऊपर के टारगेट्स मतलब कि सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे दिए थे और मैंने खुद ने भी डॉलर लिए थे, ठीक है ना। बट क्या होता है कि जब आप कमोडिटी की तरफ जा रहे हो, MCX में जा रहे हो, तो मार्जिन्स लगते हैं। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं एक निवेशक मानता हूँ अपने आप को। आई हैव क्रॉस दैट एज कि मैं 10 साल के लिए निवेश करूँ, मैं 1.5 से 2 साल के लिए निवेश करता हूँ। तो अभी जैसे मेरे को चांदी अच्छी लग रही थी, तो आई वॉज वेटिंग कि चांदी एक अनचार्टेड टेरिटरी में आए, नए हाइस पे जाएगा, तो मैंने एक बड़ी पोजीशन लेनी थी विदाउट माई लिमिट्स। तो मैंने बैंक से लिमिट ली थी, बट मैं वो पैसा ETF में लगाता, सिल्वर की ETF में लगाता, 1.5 से 2 साल का नजरिया बना के। अब मैं अगर वो बैंक को ब्याज ना दूं और मेरे पास ऑप्शन है MCX में भी सिल्वर लेने का, बट अगर मैं MCX में ले रहा हूं तो 1.5-2 साल इज अ वेरी लॉन्ग पीरियड। बीच में कोई रूल चेंज हो जाए, मार्जिन बढ़ जाए, कोई ग्लोबल वॉलेटिलिटी हो, मैं कंप्लाई ना कर पाऊँ, मैं बाहर अपनी फैमिली के साथ हॉलीडे कर रहा हूँ, मेरे को एकदम ब्रोकर का वो आया कि मार्जिन जमा करो नहीं तो काट रहा हूँ। तो ये क्या है कि ना, आप, मेरा ये मानना है, जैसे हम भी फ्यूचर करते हैं तो हम ये नहीं है कि लीवरेज के लिए कर रहे हैं जी, हम क्योंकि एक साधन उपलब्ध है बट लिमिट में करते हैं। लोग क्या MCX में जाते हैं कि लिमिट के बियॉन्ड जा रहे हैं। भैया आपके पास 1.5 लाख रुपए है तो 1.5 लाख का एक्सपोजर मार्जिन देके काम कर लिया। देखो, मनी एट द कॉस्ट ऑफ मेंटल पीस नहीं करना चाहिए। वो पैसा किस काम का जो आपको डायबिटीज, हाइपरटेंशन दे जाए। जैसे लोग लाइफस्टाइल डिजीज बोलते हैं ना, है ये डायबिटीज हुआ, हाइपरटेंशन हुआ, आप ध्यान नहीं कर रहे, एक्सरसाइज नहीं कर रहे, तो अगर आप ठीक से सो नहीं पाएंगे तो मनी एट द कॉस्ट ऑफ मेंटल पीस इज नॉट माई कप ऑफ टी। तो मैं हर एक को ही बोलता हूँ कि लिमिट में काम करना चाहिए। आप MCX में काम करो, फॉरेक्स में काम करो, बट एक तो रेगुलर इनकम के बारे में मत सोचो, एक अपने आप को लीवरेज मत करो, अपनी लिमिट में रह के काम करो। अब राकेश सर, जैसे सभी लोग कहते हैं कि कंपाउंडिंग बहुत पावरफुल है, 20 साल का नज़रिया रख के चलो, 25 साल का, बट एक मिडिल क्लास फैमिली कैसे 20 साल का नज़रिया रखे? क्योंकि मैंने खुद ने पर्सनली कई बार इन्वेस्ट किया है, तब जब इन्वेस्ट करते हैं तो देखते हैं यार 3 साल हो गए, उतना तो जो सब लोग कहते हैं 15% का रिटर्न मिला, उतना भी नहीं मिलता कई बार। और जब 2-2, 3-3 साल वो रिटर्न नहीं मिलता, इवन ETF वगैरह में नहीं मिलता कई बार, तो फिर दिल टूट सा जाता है। नहीं देखो, दिल तो क्या है, दिल का तो काम टूटना है, लेकिन एक चीज़ मैं ऑन अ लाइटर नोट बोलूँगा आपको कि ना, कंपाउंडिंग का ना इफेक्ट आपको 4-5 साल बाद दिखने को मिलता है जी। और जैसे वो होता है ना, बैम्बू ट्री होता है, वो 5 साल में इतना होता है, फिर 5 साल बाद 6 महीने के अंदर ही इतना हो जाता है। तो कंपाउंडिंग का इफेक्ट ये होता है, और ये ना मैंने खुद ने एक्सपीरियंस करा है। मेरा भी निवेश था जब कोविड आया। कैन यू बिलीव, कोविड में इतना बड़ा क्रैश आया, निफ्टी 70 to 100 आया, मेरा पोर्टफोलियो में डेंट जरूर आया, बट एक स्टॉक था, मात्र एक स्टॉक, जो मेरी एंट्री से नीचे रहा, बाकी सब कंफर्टेबल लेवल थे। दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। बट कोविड ने मुझे सिखाया कि भैया जब कुछ ऐसा इवेंट होता है तो सब कुछ गिरता है, बड़ा छोटा सब कुछ गिरता है। और उस समय मुझे बड़ी घबराहट हुई थी कि मेरा सारा कुछ मार्केट के अंदर, आई डोंट हैव एनी रेंटल इनकम, फिक्स्ड इंटरेस्ट इनकम, मुझे बड़ी घबराहट हुई थी। तो मैंने उसके बाद लॉन्ग टर्म निवेश तो बंद कर दिया। मैं 1.5 से 2 साल का नज़रिया बनाता हूँ। बट आप सही बोल रहे हो, देखिए ये कंपाउंडिंग का खेल तो उसके लिए है जो अच्छी सैलरी पर है। जिसके पास अच्छी सैलरी नहीं है, मतलब कि जिसको शॉर्ट टू मीडियम टर्म, मेरा शॉर्ट टर्म से भी मेरा ये मानना है कि आप कम से कम 1 साल का नज़रिया बना के चलो। एनीथिंग लेस देन, आप कोई भी चीज़ आप मार्केट में लेते हो, हम भी जैसे लेते हैं, तो चाहे लगता है कि 2 महीने में हो जाएगा, लगता तो बहुत कुछ है आपको, बट नज़रिया 1 साल का कम से कम होना चाहिए। और जैसे मैं भी मार्केट में करता हूँ तो मैं मैक्सिमम 2 साल का नज़रिया लेके चलता हूँ। बट मेरी कोई भी चीज़ 1 साल से शॉर्ट टाइम के लिए मैं पैसे को नहीं ब्लॉक करता हूँ, क्योंकि मेरे को पीस ऑफ माइंड भी चाहिए। तो 1.5 से 2 साल का नज़रिया बना के भी मार्केट में काम किया जा सकता है। जैसे झुंझुनवाला जी थे, वो भी तो ट्रेड करते थे। यहाँ पर क्या है, हमारे यहाँ ब्रोकिंग इंडस्ट्री एंड मीडिया ने क्या कर रखा है, स्टॉप लॉस, टारगेट, इंट्राडे। अरे भैया ये वो अखाड़ा है। देखिए मेरा बदला था, मैंने ना ब्रिज रतन बागड़ी जी, BRB जी, जो BLB के ओनर हैं, उनके साथ काम किया था। तो उन्होंने मुझे एक चीज़ सिखाई थी, ये वो अखाड़ा है जहाँ पे ब्रह्मा विष्णु महेश भी आ जाए ना तो आजकल के हिसाब किताब में हार जाएंगे। तो आजकल का हिसाब किताब मत करो, आप साल भर का नज़रिया बनाओ, रिसर्च करो। और कई लोग बोलते हैं रिसर्च नहीं कर सकते। तो देखिए जैसे जब बच्चा छोटा होता है ना, तो ही गेट्स एक्साइटेड बाय गुब्बारे से, फिर दिवाली के पटाखों से, फिर एक्साइटमेंट के महीने बदलते हैं।
तो मार्केट से पैसा वही बना सकता है जिसका बॉडी जो है ना मूव्स विद ओनली वन फ्यूल, दैट फ्यूल इज मनी। तो अगर पैसे के लिए आपको काम करना है तो आप दिन के 2-2.5 घंटे निकालोगे। मोस्ट रिसर्च ना आपको फ्री में अवेलेबल है वेबसाइट्स के ऊपर, आपको एनुअल रिपोर्ट पढ़नी है। किसके ऊपर हम ट्रस्ट करें ज़्यादा, और टाइम भी काफ़ी लग जाता है रिसर्च करने में कि कौन सा स्टॉक अच्छा है। पता क्या, देखिए पैसा तो आएगा तभी जब आप रिसर्च करोगे, और 1.5 से 2 घंटा हर आदमी आसानी से निकाल सकता है। भैया अगर आपको रात को टाइम नहीं मिल रहा तो सुबह निकालो आप। तो आप जैसे रेगुलर एवरी सेकंड डे थर्ड डे आप मार्केट में बैठते हैं या आप? नहीं देखिए, मेरे को तो डिप्रेशन हो जाता है। मेरा तो 4 बजे के बाद मैं निफ्टी 500 एंड माइक्रो कैप 200 ये सारे शेयर्स के चार्ट्स एक बार नज़रों से निकालता हूँ। मेरे को 2-2.5 घंटे लगते हैं, बट मेरे को मतलब कि ना माई पैशन इज दिस जी। तो मैं उसको, तो सभी लोग बोलते हैं बहुत सारे चार्ट्स देखने चाहिए, लेकिन कई बार जैसे हम चार्ट्स भी देखते हैं तो उतना पकड़ में नहीं आ पाता चीज़ें। तो इसके लिए हैबिट ही एक चीज़ है या स्पेशल कोई ट्रेनिंग हो सकती है? ट्रेनिंग नहीं होती। मैं बताऊं, देखिए जैसे ना अभी आप बात कर रहे हैं, जैसे आपकी टीम से भी शो से पहले इंटरेक्शन हो रहा था, लोग कोर्सेज पूछते हैं। करेक्ट। देखिए जैसे इंग्लिश अंग्रेजी का एक ही कोर्स है, ABCD आनी चाहिए आपको, तो बेसिक चीज़ें हैं। अब लोगों को ना बेसिक सीखना नहीं है, उनको लगता है एडवांस कोई मैजिकल फार्मूला आ जाए, हमारे पास भी आते हैं। तो ना ये कोई मैजिकल फार्मूला नहीं है। अब यहाँ पर क्या है, जैसे मैंने बोला कि मीडिया, सोशल मीडिया है, जैसे आपने बोला चार्ट, अब ब्रेकआउट हम देखते हैं, आपने भी सुना होगा। ब्रेकआउट इज अ फनी वर्ड। 2 दिन के ऊपर निकला ब्रेकआउट, 4 दिन के ऊपर निकला ब्रेकआउट। तो जितना बड़ा ब्रेकआउट, जैसे जितना बड़ा डैम होता है, जैसे आप इतनी नॉलेज रखते हैं, जैसे मैं पानी से बड़ा फैसिनेटेड होता हूँ, जैसे अपना भाखड़ा डैम है। अब अगर वो डैम टूट जाए तो भैया दिल्ली का कुतुब मीनार भी डूब जाएगा। गलत तो नहीं बोल रहा मैं आपको? तो ना आपको बड़ा पैटर्न देखना है, बड़ा वो देखना है। होता क्या है कि आप जैसे आप MCX में चले जाते हो, आप सट्टा मार रहे हो, फिर क्या होता है शाम को हस्बैंड वाइफ दोनों बैठ के हिसाब लगा रहे हैं जितना लॉस हो गया। तो सोच समझकर आप स्टडी करो, बड़े पैटर्न्स को देखो, इंट्राडे से दूर रहो। बट आप जैसे ही इंट्राडे से दूर रहते हो तो एक कम्युनिटी जो अपनी दुकान चला रही है इस पर, वो आप पे अटैक करती है कि ऐसा नहीं होता है, हम कर रहे हैं। पे मैं इसलिए बोलता हूँ कि मुझे नहीं आता है ये, मतलब कि ना मैंने किसी को देखा है सीरियस पैसा बनाते हुए। लोग क्या है कि अपने कोचिंग, अपनी क्लासेस, अपने कोर्सेज को बेच रहे हैं। बेसिक सी चीज़ें हैं भैया, बेसिक सी चीज़ें हैं। जैसे मैं हर एक को बोलता हूँ कि आप अपने बच्चे को ना पढ़ाओ ना, आप CFA करो, आप वैल्यूएशन पढ़ाओ। अब कोई भी चीज़ राइट वैल्यूएशन पे नहीं रहती है। चीज़ सस्ती मिल रही है तो आपको पता है कि चीज़ सस्ती, आप ले लोगे ना कि नहीं ले लोगे। तो वैल्यू निकालनी आनी चाहिए। आप पढ़ो उसको कि क्या वैल्यू है, क्या उसकी इंट्रिंसिक स्ट्रेंथ है। तो जैसे फॉर उदाहरण के तौर पर ब्रेकआउट हुआ निफ्टी ऑटो के इंडेक्स में 6 महीने पहले, तब निफ्टी ऑटो का ETF 120-22 पे था। माय बिगेस्ट एक्सपोजर इज इन निफ्टी ऑटो ETF। मैंने लिया, बोला ETF है, तो उसको आप इम्पैक्ट भी नहीं कर सकते कि आप किसी को बोल रहे हो कि मैंने लिया। वो 132 गया, 128 आया, 134 गया, मेरी खरीद के नीचे भी आया। अमृत तो किसी ने भी नहीं पिया यहाँ पर कि मैं सोचूं कि, बट मैंने अपना पैसा लगाया था, 2 साल का नज़रिया बना के लगाया था कि 40% बढ़ेगा। तो अब वो देखो ना 150 के अराउंड चल रहा है निफ्टी ऑटो। तो आपको सोच समझ के आप निवेश करो, अपना एसिड एलोकेशन खुद करो। मेरे 1-2 मित्र हैं, जैसे अच्छे लोग, सब पढ़े लिखे होते हैं, वो कहता है यार आई एम डूइंग गुड, है ना, मैं लोगों को आउट परफॉर्म कर रहा हूँ। तो मैंने कहा तू फिर किसी एक्सपर्ट की राय भी मत ले, जब अच्छा वाला चल रहा है तो चलते हुए खेल को क्यों बिगाड़ रहा है। तो अगर एक मेरा ऐसा मानना है, एक मिडिल क्लास अगर अपनी रिसर्च करेगा, अपने पैसे की वैल्यू वो खुद कर सकता है, तो वो अपनी रिसर्च खुद करेगा। सारा डाटा आपको फ्री में अवेलेबल है। देखिए स्क्रीनर जैसे है, उसका फ्री वर्जन आपका काम करेगा। BSE के अलर्ट्स हैं, फ्री में मिलते हैं। BSE की वेबसाइट है, वहाँ पे सारी एनुअल रिपोर्ट्स मिलती हैं और आप उस पर अलर्ट लगा सकते हो। BSE अलर्ट करके एक वेबसाइट है इनकी, वहाँ पर अगर आपको 10 शेयर से ऊपर का अलर्ट चाहिए तो पेड है, 500 रुपये एनुअल है। और इसी तरीके से ट्रेडिंग व्यू फ्री में अवेलेबल है, ट्रू है ना, एकदम फ्री वर्जन अवेलेबल हैं, आप उनको यूज़ करो ना। और पैसे की चाह है, भूख है। देखिए मैं एक चीज़ बोलूँगा BSR सर, मैं ना हर एक बच्चे को बोलता हूँ, आप तो इतना मोटिवेशन करते हैं कि भाई अच्छी जगह से पढ़ो, अच्छे ब्रांड नहीं हो तो जॉब नहीं मिलता है। तो सेम चीज़ मैंने एक्सपीरियंस करी। दिल्ली में रहते थे तो आप बिजनेस भी नहीं कर सकते, दुकान खरीदना भी पैसा चाहिए। तो बाजार में काफ़ी स्ट्रगल कर रहा है और धीरे धीरे करके पैसा बनाया है। तो मार्केट इज़ वन थिंग विच कैन चेंज योर फॉर्च्यून्स।
एब्सोल्युटली। दोस्तों जितने दिग्गज हैं आपने तो देखा ही है, वो सभी लोग कहीं ना कहीं मार्केट पे हैं। जितने बिजनेसमैन हैं जिन्होंने बहुत बड़ा काम किया है वो सभी मार्केट पे हैं। बट राकेश सर, यहाँ सवाल एक बहुत बड़ा ये आता है, जैसे आप तो एक प्रोफेशनल हो जो शेयर मार्केट को ही चूज़ करके काम कर रहे हो, बट मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, कोई जॉब में है, कोई कहीं और है, फंसे हुए हैं लोग अपने अपने। तो उस केस में इतनी रिसर्च करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो क्या करें? मैं डिसएग्री करता हूँ इसमें, करता हूँ इसमें। मैं आपको 2 उदाहरण देता हूँ जी। एक, मैंने ना सबसे पहले अपने ब्रदर इन लॉ को बोला, ठीक है ना, ही इज चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय क्वालिफिकेशन। वो KPMG में पार्टनर थे जब जॉब कर रहे थे, सिंगापुर के अंदर थे, उनका अच्छा बिजनेस है, ठीक है ना। उनको मैं शुरू से बोलता था जब मैं स्ट्रगल कर रहा था कि आप आओ, आप तो व्यापारी आदमी हो, व्यापारी आदमी को गुना करना आता है, उसका दिमाग तेज दौड़ता है, करेक्ट, ठीक है। अभी मेरा एक और फैमिली मेंबर है, उसका काफ़ी बड़ा कारोबार है, रेडीमेड गारमेंट्स का काफ़ी बड़ा बिजनेस है, और टेक्निकल चार्ट्स तो उसने हमसे सीखे हैं, ठीक है ना। और वो आज निफ्टी बैंक की इंट्राडे शॉर्ट टर्म क्या ट्रेडिंग करता है, आप मानोगे नहीं। क्योंकि क्या है कि मनी, जो मैंने बोला ना, पैसे की भूख है, वो देख रहा है कि भैया मेरे गारमेंट के बिजनेस में मैं 10% मतलब कि माल लगा के बायर के पीछे भाग के पैसे निकालता हूँ, यहाँ पर मेरे को इतनी रिटर्न निकल रही है, ठीक है ना। अब हम मिलके काम करते हैं, वो शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म चीज़ें देख रहा है, और हमको सोशल मीडिया भी देखना है, हमको टीवी भी देखना है, जो पैशन है, तो इंट्राडे पे इतना टाइम नहीं दे पाते हैं। तो वो सिस्टम बेस्ड काम कर रहा है, रूल बेस्ड काम कर रहा है। और जैसे आपने बोला कि कई लोग काम नहीं कर पाते, तो ऐसे ही मेरे एक भैया हैं जो कि एक अच्छी लेवल पर पंचकुला के अंदर हैं, एंड मतलब कि ब्यूरोक्रेट हैं, एंड ही वाज एन IAS मटेरियल जी, ठीक है ना। 2-3 बार वहाँ तक भी पहुँचे हैं। तो उनको मैं कितनी बार बोलता हूँ, यार भैया आप इंजीनियर हो, आप तो यहाँ पे आओगे तो फाड़ दोगे। अब क्या है, अब वो मेरे पीछे हैं, है ना। अब उनके दोनों बच्चे सेटल हो गए हैं, अब मेरे पास समय नहीं है कि मैं बैठ के उनको सिखाऊं यहाँ पर। अब समझो चीज़ को, तो ऐसा नहीं है कि जो आदमी काम कर रहा है, देखिए शाम को आदमी आता है, ठीक है ना। एक एज के बाद क्या होता है, जब बच्चे लोगों के सेटल हो जाते हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि आपके पास टाइम नहीं है, तो शाम को आप बैठ के रिसर्च करो ना यार, हस्बैंड वाइफ दोनों बैठ के रिसर्च करो। मैं तो हर एक को पहले बोलता था, जो आदमी रिटायर हो गया है, कि आप वाइफ के साथ जाओ ना यार, आप स्टारबक्स जाओ, आप नारियल पानी पियो। आज मैं सबको बोलता हूं कि यार आप रिसर्च करो, दोनों मिलकर रिसर्च करो। और मैं तो कहता हूं अगर घर की लेडी रिसर्च में आती है तो उसके ना 2 बेनिफिट होते हैं। एक तो ना उनका इंस्टिंक्ट काफ़ी अच्छा होता है, और एक मैन बाय नेचर डिफॉल्ट ना वो सेविंग की तरफ जाता है, कमाता है, फिर प्रॉपर्टी में लगाता है। वाइफ कम से कम आपको अच्छी हॉलीडे कराएगी, अच्छी शॉपिंग कराएगी, अच्छा खाना खिलाएगी। ये एक तो आपकी वाइफ भी है इसमें आपके साथ? मेरी वाइफ है मेरे साथ, इसके अंदर है। इनफैक्ट उसने भी ये सेबी का रजिस्ट्रेशन वाला एग्ज़ाम क्लियर कर रखा है, और जो भी इनकम आती है मैं थोड़ा सा उसको इन्फ्लेट करके ही उसको बताता हूँ, ताकि ना लाइफ को हम अच्छे से एंजॉय कर पाएं। नहीं तो क्या है ना, आदमी मैन बाय नेचर, आप तो सर मोटिवेशनल स्पीकर हैं तो आपने देखा होगा, बाय डिफॉल्ट नेचर ना उनका सेविंग की तरफ जाता है। तो आपका ऐसा माइंडसेट नहीं रखता कि जैसे यार 3 दिन की छुट्टी जा रही है, 3 दिन में तो मार्केट पता नहीं क्या हो रहा होगा? सर मैं छुट्टी पे ना मैं नहीं जाता हूँ, मैं मार्केट की छुट्टी के हिसाब से छुट्टी करता हूँ। बट मैं इन दी मंथ ऑफ अभी जून में मतलब कि 2 छुट्टियां ले रहा हूँ इस तरीके से। काफ़ी टाइम से ली नहीं है, वो भी इसलिए ले रहा हूँ कि माई सन माइट गो अब्रॉड, अगर उसको यहाँ ठीक जगह नहीं मिली तो एक फैमिली स्पेंड, नहीं तो सर मैं छुट्टी नहीं लेता हूँ मैं। तो आपके बच्चों को भी आप इन्वेस्टिंग करवा रहे हैं, सर मैंने अपने ना बेटे से 3 बार पूछा है, 3 बार पूछा है उससे, तेरे को फैसिनेशन नहीं होता है क्या? तो वो क्या कहते हैं उसको ना, फैसिनेशन अभी तक मतलब कि बच्चा है। और मैंने एक चीज़ और सीखी है कि ना कभी किसी को ना फोर्स नहीं करना चाहिए जी। मतलब कि अच्छी जगह से पढ़े लिखे, उसके बाद जो उसका मन करे वो करे। ये तो मैंने अपने लिए चीज़ करी है। और एक चीज़ मैंने जो सीखी है, जैसे आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, ऐसी एक गुरु के साथ में बैठा था, उन्होंने मुझे बोला कि ना जो माँ बाप बच्चे का भविष्य बनाने गए ना, उन्होंने बच्चे का भविष्य ना उजाड़ दिया। मतलब कि वो कहते हैं धृतराष्ट्र, दुर्योधन का एग्जाम्पल देते हैं, बाकी भी एग्जाम्पल देते हैं। तो ना आप बच्चे को एजुकेशन दो, बाकी जो उसको करना है वो करे। तो मतलब कि ना मैंने कभी बच्चे को सेविंग अकाउंट भी नहीं खुलवाया उसका। रीज़न ये था कि 18 साल से पहले तो आप ही उसको मैनेज कर रहे हो। तो अभी 18 का वो हुआ तो मैंने उसको एक अकाउंट पकड़ाया। तो मेरी वाइफ ने ना उस पर मेरी 1-2 बार क्लास भी ली है कि क्या कर रहे हो ये।
ग्रेट सर। सर पिछले 20 साल 30 सालों में मार्केट ऊपर की तरफ ही गया है ओवरऑल, लेकिन कई बार ऐसा ट्रेंड एकदम से आ जाता है। मैंने खुद देखा है कि कई बार निफ्टी चला गया है 18-20 हज़ार और जैसे कोविड में एकदम से गिर गया। तो ये जो बहुत बड़े कई बार रिस्क भी होते हैं और उस समय आदमी अपने डर को या अपनी ग्रीड को या अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता। तो आप कैसे करते हो अपने इमोशंस को कंट्रोल, या जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं जैसे राकेश झुनझुनवाला जी थे या इस तरह के लोग, कैसे वो इमोशंस को कंट्रोल कर पाते थे? सर देखो, जो बड़ा निवेशक है ना, उसकी सबसे बड़ी चिंता क्या होती है, वो ना पैसे को निकालता नहीं है। देखिए मैं ना जब मार्केट की बिगनिंग में आया ना, तो मैं ये कहता था ये झुनझुनवाला जी क्या कर रहे हैं, टाइटन गिरेगा मुझे दिख रहा है, इनको नहीं दिख रहा, मेरे को कोई मिलवाए इनसे। फिर मैं धीरे धीरे सीखा यार ये प्रोबेबिलिटी का गेम है, इट्स नॉट सर्टेनिटी नहीं है कि गिरेगा कि नहीं गिरेगा। करेक्शंस तो मार्केट का एक अटूट अंग है। फिर एक चिंता होती है कि यार पैसे को निकालेंगे तो उसको कहाँ लगाएंगे। पैसे की ना खुजली भी होती है लोगों को, भैया अब निकाल दिया अब क्या करें। तो मार्केट का पैसा मार्केट में रहता है। आई वॉज फॉर्चुनेट, जब लेमन क्राइसिस आया तब तक तो हम ट्रेडर ही थे, 1.5 साल का नजरिया चार्ट्स देख के बनाते थे, तो कभी फंसे नहीं उसके अंदर। बट कोविड के अंदर पेन हुआ क्योंकि हम भी निवेशक बन चुके थे, बट कंपाउंडिंग का बेनिफिट हुआ तो पेन नहीं हुआ। बट एक चीज मैंने देखी है, आप अच्छी चीज लो, क्वालिटी चीज लो, और एक चीज मान लो, अगर आप अच्छी चीज क्वालिटी चीज एट अ राइट टाइम ले रहे हो, पेन तो आएगा, बट व्हेन फियर इज ऑन द टॉप ऑफ योर सेंटर नर्वस सिस्टम, वो मार्केट का बॉटम है। ये चीज मैंने तो अपने चीज पे एक्सपीरियंस करी है। और दूसरा फिर एक कहावत भी है, बाय व्हेन द ब्लड इज ऑन द स्ट्रीट, चाहे वो खून आपका क्यों ना हो। तो 2-3 चीजें आप समझ लो, जब फियर, जो डर आपके एकदम दिमाग में हावी है ना, वहीं मार्केट का बॉटम है। मार्केट की करेक्शंस को टाइम करने की कोशिश मत करो, अपने रूल्स बनाओ, चाहे फंडामेंटली बनाओ, टेक्निकली बनाओ, बट रूल्स बनाओ। और अगर एक भारत का एक मिडिल क्लास प्राणी जो इतनी स्ट्रगल करता है, वो अपने रूल्स खुद बनाएगा तो वो मात नहीं खाएगा। और मैं तो एक चीज़ बोलूँगा, जो चीज़ मैं आज कई यंगस्टर्स को देखता हूँ, जो चीज़ सीखने में मुझे 8 साल 9 साल लगे, आज का तो यंग ब्लड ना वो चीज़ साल भर में सीख जाता है। तो सर जैसे आपके खुद के रूल्स क्या क्या होंगे, क्योंकि ये रूल्स बनाओ आपने तो कह दिया, अब हम मार्केट में कई जगह से सीखते हैं। कोई कहता है भैया आप रेजिस्टेंस को देखो, सपोर्ट को देखो, कोई कहता है आप RSI को देखो, कोई कहता है आप सिर्फ है ना सुपर ट्रेंड देख के काम करो, कोई कहता है आपको ये कुछ नहीं करने की ज़रूरत है, आप तो सिर्फ ये पैटर्न्स ढूंढो चार्ट के अंदर, शोल्डर एंड हेड एंड शोल्डर कहाँ बन रहा है और ट्रायंगल कहाँ बन रहा है, फ्लैग कहाँ बन रहा है। सो अब प्रॉब्लम ये आ जाती है कि इतने सारे लोग इतनी सारी चीज़ें कह रहे हैं और किसको फॉलो करें ये समझ ही नहीं आ रहा है। मैं बताता हूँ, देखिए रूल्स की बात करें तो वॉरेन बुफेट जी के 2 रूल्स हैं, नेवर लूज मनी, नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1। तो मेरे 2 रूल्स हैं कि मेक योर ओन रूल्स, फॉलो दोज रूल्स विद डिसिप्लिन एंड पेशेंस। एंड रूल 2 है मेरा, यू शुड नो व्हेन टू ब्रेक दोज रूल्स एंड मेक न्यू रूल्स। देखो सर, मैं तो ना एकदम नॉर्मल स्ट्रगल करता हुआ आया हूँ 97-98 से। ऐसे लोग कहते हैं हमने 2 साल में करोड़ रुपए कमा लिए। मैं 2008-9 तक, मतलब कि मैं बस में ट्रैवल कराया, लोकल बस के अंदर, है ना। 2006-7 में मेरी सेकेंड हैंड मारुति चोरी हो गई थी जी, है ना। मेरे को 6 महीने लगे थे सेकेंड हैंड कार खरीदने के लिए, वो भी हरियाणा नंबर की, रोहतक से लेके आया था मैं। पैसे नहीं होते सर, क्योंकि आपको फैमिली को भी सपोर्ट करना है, सब कुछ करना है, तो पैसा आता है यहाँ पर। तो मैं तो ना, मेरे को कई लोग बोलते हैं आप PMS नहीं करते हो, मैं बोलता हूँ मैं तो पागल हूँ, मेरे को चीज़ समझ में आती है, मैं तो उठा लेता हूँ आंखें बंद करके, क्योंकि आई एम नॉट आंसरेबल टू एनीबडी एक्सेप्ट फॉर माई वाइफ। और अब तो मेरी वाइफ ने भी मुझको ना सवाल जवाब करने बंद कर दिए, क्योंकि उसने भी देख लिया है कि भैया बंदा जो है ना 80% ठीक निकल जाता है। तो देखिए सबके अपने रूल्स हैं, मैं नहीं बोलूँगा। देखिए इंडिकेटर्स आर नॉट माई कप ऑफ टी। इंडिकेटर क्या है, जैसे मैंने कान को यूँ पकड़ा, आप वो घुमा फिरा के कान को यूं पकड़ रहे हो। तो मेरा ये मानना है कि प्राइस पैटर्न्स को देखना चाहिए, जो मैं देखता हूं। अब इसमें आता है, लोग आएंगे कि मैंने सॉफ्टवेयर बना लिया। अब प्राइस पैटर्न्स के जन्मदाता हैं जॉन मर्फी, जिनको मैं पैटर्न्स को मानता हूं 20%, और हायर टॉप लोअर बॉटम जिसके जन्मदाता हैं डाउ थ्योरी, उसको मानता हूं मैं 80%। मेरे को तो आज तक कोई फॉर्मूला मिला नहीं कि जॉन मर्फी के भी जो अटैचमेंट्स आते हैं वो एग्जैक्ट पैटर्न्स नहीं देते हैं। और अभी एक लीडिंग पोर्टल है
उसने भी ये पैटर्न्स रिकॉग्नाइज कर रहा है। देखिए कोई सॉफ्टवेयर ना पैटर्न को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता है, ये चीज़ें ना आपको विजुअली रिकॉग्नाइज करनी पड़ती हैं, एक फील आपको करना पड़ता है। जैसे आप लाइफ पार्टनर चूज कर रहे हो, जैसे तो आप क्या ऑनलाइन क्या आप चूज कर लोगे यार? आप 2 बार 3 बार किसी से मिलते हो, चीज़ का बिहेवियर पता चलता है। तो मैं तो भैया फील, और अब लोग बोलते हैं कि टाइम नहीं निकलता है। अब भैया आदमी कहता है कि यार पैसा है तो मैं कुछ करूं, पैसा कहता है तू कुछ कर तो मैं आऊँगा। तो बेसिकली क्या है, मेहनत करनी पड़ती है। तो मैं चार्ट्स पे टाइम लगाता हूं। और लेकिन उसके बाद भी एक चीज़ है, अब कोई चीज़ मुझे बहुत अच्छी लग रही है, लोग क्या करते हैं टॉप डाउन बॉटम डाउन अप्रोच करते हैं। चार्ट पे कोई चीज़ अच्छी लग रही है तो मैं उसके बाद उसके फंडामेंटल भी पढ़ता हूँ, क्योंकि ना ब्रेकआउट का मतलब ये थोड़ा ना है कि गोली की तरह ऊपर चले जाएगा। भैया गोली की तरह वही चीज़ ऊपर जाएगी जो मेरे और आपके पास नहीं होगी। हमें पेन देखने को मिलेगा, समय देना पड़ेगा, ठीक है ना, समय देना पड़ेगा। तो क्या है कि फंडामेंटल भी देखता हूँ कि कल को जब कोई, जैसे आपने बोला मैंने कोई चीज़ खरीदी, मैं उदाहरण देता हूँ आपको। मैंने 2 स्टॉक्स लिए थे, अब तो पुरानी बात हो गई। एक एल्केम लेल लिया मैंने मार्च मंथ में कि अप्रैल भी नहीं लगेगा और मैं लोन लिया हुआ है, सेटल कर दूंगा इसको। दूसरा मैंने एक स्टॉक लिया राणे होल्डिंग, तो मैंने अपनी सिस्टर को भी बोला तू इसको ले ले। तो अब क्या हुआ, उसके बाद चाइनीज़ क्राइसिस आ गया जैसे आपने बोला जी। तो अब भैया अब राणे होल्डिंग की इतनी क्वांटिटी थी मेरे पास कि अगर मैं बेचता तो रिवर्स सर्किट लगा देता। तो मैंने दोनों चीज़ों को होल्ड करा, फंडामेंटल पढ़े हुए थे। अब उस समय फंसने के बाद मैं अगर फंडामेंटल पढ़ रहा हूँ, दैट मीन्स कि मैं अपने रूल्स को चेंज कर रहा हूँ। करेक्ट। इन्हीं एक्सपीरियंस से मैंने सीखा कि साल भर का नज़रिया बना के चलो। 6-8 महीने बाद एल्केम लैब ठीक हो गया। तो जैसे हम लाइफ में देखते हैं ना कि कोई दुख आता है तो दुख कभी जाता नहीं है, कोई चीज़ खराब हो जाए आदत हो जाती है। तो फिर मैंने एल्केम को भी होल्ड करा। हालांकि मैं कभी मल्टी बैगर स्पॉट नहीं करे, 2-3 मल्टी बैगर मेरी लाइफ में आए हैं, वो भी एक्सीडेंटल। तो राणे होल्डिंग वाज वन ऑफ देम। तो ये चीज़ें तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ मार्केट हैं, इसके साथ तो आप ना कुछ कर नहीं सकते। मैं तो सर जो ये छोटे स्टॉक्स होते हैं जो 3 रुपये 5 रुपये 15 रुपये वाले होते हैं, जैसे झुनझुनवाला जी के लिए भी है कि 3 रुपये का स्टॉक लिया, 6 करोड़ स्टॉक खरीद के 18 करोड़ रुपए उस समय निवेश कर दिए और आज की डेट में वो शायद 15,000 करोड़ के आसपास का संपत्ति बना। तो ये मल्टी बैगर स्टॉक्स के ऊपर जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए ना, लेकिन आपको पूरा सोच समझ के पढ़ना पड़ता है। अब लोग क्या है सोचते हैं कि हर 3 वाली चीज वैसे नहीं हो जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर अभी मैंने रिसेंटली फार्मा, मेरे को सेक्टर अच्छा लग रहा है जी। मेरा जैसे जो स्किल है ना टर्न अराउंड्स को स्पॉट करना है, तो फार्मा का ETF मैंने रिकमेंड करा, 13 रुपए के अराउंड चल रहा है, अभी 19 साइज पे चल रहा है कि आप इसको लें। तो जो लोग पेनी स्टॉक में करते हैं ना वो फार्मा के ETF नहीं ले रहे हैं, वो कहते हैं कि ETF तो मूव नहीं करता है। मेरा क्या मानना है कि जो ETF है, जो लार्ज कैप है ना, यहाँ बड़ा पैसा डाल दो। जैसे ITC था 212 213 पे मैंने 1 लाख शेयर लिए। मैंने अपने YouTube चैनल पर उसका कॉन्ट्रैक्ट नोट डाला। लोग तो ना PLN डालते हैं ना, कॉन्ट्रैक्ट नोट तो मैनिपुलेट नहीं हो सकता। और उस समय डाला जब लोग ITC को गाली देते थे। तो इट्स नीड्स द गट्स ना। तो अब मेरा क्या मानना है कि एक बड़े अच्छे लार्ज कैप में ETF में बड़ा पैसा डाल दो, तो क्या होता है कि छोटा मूव भी आता है ना, तो पैसा मोटा बनता है, एक फील आता है। अब मल्टी बैगर इज नॉट माई कप ऑफ टी। जैसे मैंने बोला कि अब मैं मिड कैप स्मॉल कैप को हम स्टडी कर रहे हैं। अब वहां पर क्या आपको चीजें आइडेंटिफाई करनी पड़ती हैं। एक तरीका तो क्या है, जब क्राइसिस आता है उस समय पैसा किसी के पास होता ही नहीं है, शेयर बाजार वालों के पास तो होता ही नहीं, उस समय अच्छी चीजें सस्ते में मिल रही होती हैं, तब एक मल्टी बैगर की अपॉर्चुनिटी होती है। बट जो आदमी अपॉर्चुनिटी के लिए बैठा रहेगा वो कभी निवेश ही नहीं कर पाता है। ट्रू। सेल भी तो कभी 6-7 रुपए था जब आया था। उदाहरण के तौर पर जैसे मैंने एक मल्टी बैगर आइडेंटिफाई करा था करियर की शुरुआत में, सितंबर 11 के अटैक से पहले, निवेली लिग्नाइट, जिसको आज NCL NLC इंडिया क्या बोलते हैं, नागार्जुना कुछ करके नाम आता है उसका, कि ये BSE लिस्टेड है, ये NSE पे लिस्ट होगा, 100 रुपीज़ का भाव हो जाएगा। मैंने 9 रुपये पे 10,000 शेयर लिए। तो उस टाइम पे सोचो कि इतनी बड़ी चीज़ आइडेंटिफाई करी। फिर हम टेक्निकली ट्रेड कर रहे थे, तो मैंने कुछ चीज़ें ना, उस समय पे बदला बैन हो गया था, तो एक ब्रोकर का ऐड आया कि मैं ना आपको शॉर्टिंग की फैसिलिटी दे रहा हूँ। तो मैंने उसके यहाँ शॉर्टिंग करी। कुछ सितंबर 11 के अटैक हुए, वो मेरे घर पर आ गया, अरे बंसल जी आप तो ग्रेट हो, मैं 7वें आसमान पर। कहता मैं क्या करूं अपने पोर्टफोलियो का, मैं भी ज्ञानी बन के ज्ञान दिया, और उस ज्ञान के चक्कर में हीरोपंती में मैंने अपना निवेली लिग्नाइट बेच दिया। मतलब कि 9 की चीज़ 12 बेच दी। मैंने कहा ये भी पैनिक कर रहा है, बेच दो। तो एक चीज़ सीखी, ट्रेडिंग इज़ डिफरेंट, निवेश इज़ डिफरेंट। तो जो चीज़ें हमने सीखी वो एक्सपीरियंस से सीखी हैं कि ये तो क्राइसिस तो आएंगे ना। कोई चीज़ अगर हम सोचें कि यार
ये चीज डबल होगी तो एकदम से तो नहीं होगी, पेन तो देखना पड़ेगा ही पड़ेगा ना। और अब तो क्या ग्लोबल हो गया, कब क्या क्राइसिस आएगा, आप कोई चीज लेते हो अगले दिन हेडिंग आती है कि यूएस में रिसेशन आ रहा है, वहां पर ये हो गया तो डर तो रहता है। जैसे सावन के अंधे को हर चीज हरी दिखती है तो ना। कभी कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि आज तो स्टॉक आपने देखा था तो सुबह दिख रहा था कि बहुत ऊपर जाएगा और आप निश्चिंत होकर बैठे और अगले दिन देखा तो एकदम से कुछ ऐसी न्यूज आ गई, धड़ाम से गिर गया? नहीं देखिए, हम जो निवेश जो करते हैं ना उसमें तो चिंता होती नहीं है, और ट्रेडिंग वाली चीजें भी हम देख के करते हैं। हम मतलब कि ये जो शॉर्ट टर्म, देखिए दिक्कत कहाँ आती है, जो आदमी 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट इंट्राडे चार्ट देख रहा है ना, यहाँ पर हम वीकली मंथली चार्ट देखते हैं तो, लेकिन जैसे मैं भी आपके साथ बोल रहा हूँ, इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ, तो भी ना कोई समझेगा नहीं। मतलब कि यहाँ पर इतना लोगों को एडवेंचर करना आजकल, हाँ वो बहुत ज्यादा हो गया है, सभी लोग कह रहे हैं जल्दी पैसा बना सकते हो। बड़ी चीज बताता हूँ, बड़ी चीज बताता हूँ, हम भी एक्सपीरियंस से सीखे हैं इन। जैसे मैंने अभी नेवेली का आपको एग्जांपल दिया, इन दी बिगिनिंग ऑफ माय करियर, एक ही न्यूज चैनल होता था CNBC TV 18, उसमें मार्क मोबियस आए, उन्होंने चार्ट खोला। अब उन्होंने चार्ट खोला, क्वार्टरली चार्ट। अब सोचोगे मैंने तब क्वार्टरली चार्ट, मुझे मालूम ही नहीं था कि ये होता क्या है। तो यहाँ पर जितना बड़ा आदमी उतना बड़ा चार्ट देख रहा है, और यहाँ पर क्या है, जो आदमी यहाँ पर एडवेंचर करने के लिए आया, एक तो क्या है ना, सोशल मीडिया पे इतने गुरु हैं और लोगों को इंट्राडे पे वो करना है, ये करना है, तो इस चक्कर में लोग इंट्राडे की ट्रेडिंग कर रहे हैं, लोग पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। एबनॉर्मल रिटर्न्स कहीं भी नहीं है सर। मैं देखता हूँ आज यंगस्टर्स मेरे पास आते कई बार कि सर 20 लाख हार गया मैंने कहा लाया कहाँ से तू 20 लाख? बोला सर दोस्तों से उधार लेके ऑप्शन ट्रेडिंग में मुझे पहले दिन 10,000 का 20,000 बन गया, मैंने ला के इतना पैसा डाल दिया कहीं से। अब वो सब मेरे पीछे पड़े जान के। कई लोग सुसाइडल हैं। नहीं होता है, सुसाइड होता है, और चीज़ क्या है ना, देखो रिस्क तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे फ्यूचर एंड ऑप्शंस तो एक काफ़ी बड़ा एक वो आप लोग क्या सोचते हैं कि रेगुलर इनकम, अरे एक चीज़ बताओ, अगर रेगुलर इनकम आती होती तो आप ये देखो कि कितने हमारे फौजी भाई हैं, क्या उनके परिवार को अनरेस्ट नहीं होता? हर फौजी JNK में पोस्ट होता है, खराब वेदर्स में पोस्टिंग कर रहे होते हैं, क्या वो नहीं ये कर सकते? इतना इजी नहीं। अगर ऐसे हो रहा होता तो कोई इंडस्ट्री ही नहीं चल रही होती। रेगुलर इनकम के लिए ना तो मार्केट है या निवेश है, बट अगर आप धीरे धीरे करके निवेश करते हैं, धीरे धीरे करके आप ऐसी स्टेज पे पहुंच जाएंगे कि आप रेगुलर इनकम वहां से निकाल पा रहे हैं। बट नथिंग इज ओवरनाइट, नथिंग इज गारंटेड। सो वंडरफुल। राकेश सर, वैसे तो हज़ारों सवाल मेरे माइंड में इस समय आ रहे हैं, जैसे अबाउट स्टॉक सिलेक्शन से लेके स्टॉक ये चीज़, लेकिन मुझे लगता है कि आपके साथ कुछ ऐसी इंटरव्यूज़ करने पड़ेंगे जहां चार्ट्स वगैरह हमारे पास हैं और हर एक चार्ट पे हम कुछ पैटर्न्स वगैरह देख पाएँ। सो आई वुड लाइक टू डू वन मोर इंटरव्यू विद यू, जहाँ पे कि हम बहुत सारे चार्ट्स आपके साथ देख पाएँ, आपकी नज़र कैसी है चार्ट पे और किस तरह से हमें देखने चाहिए चार्ट, जो समझ पाएँ। इस इंटरव्यू को मैं चाहूँगा कि यहीं पे हम रोकते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा अदरवाइज। एंड आई रियली लव्ड द काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन विच यू आर शेयरिंग। मेरे को इतना इंटरेस्ट आ रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है मैं बच्चे की तरह वापस से बैठ के फिर से सीख रहा हूँ एक एक चीज़। एंड मैंने बहुत ज़्यादा स्टॉक में नहीं किया, लेकिन जितना भी थोड़ा बहुत किया है तो मैंने भी सबसे पहले ऑप्शन से ही शुरुआत किया। चलते चलते एक चीज़ बोलूँगा कि ना स्टॉक्स की ताकत क्या है। देखिए मैं एग्जांपल देता हूँ आपको जी। जब मैं अर्न करना शुरू करा तो LIC की आज तक की बेस्ट पॉलिसी आई है जीवन श्री जी, है ना। आपकी भी नॉलेज में होगा कि सबसे बढ़िया रिटर्न, मेरे ख्याल से जीवन श्री से बढ़िया रिटर्न की प्रेडिक्शन अभी तक किसी पॉलिसी की नहीं आई है, और पैसा देना बंद हो चुका है। 2029 में शायद मैच्योरिटी है। तो मेरे फादर ने मुझे 2 पॉलिसीज दिलाई, तो मैं रफली 52,000 का प्रीमियम 15-16 साल दिया है। और आप मानो मैंने 2000 मतलब कि प्रीमियम, मेरे को पता है कि मेरे को चुभता था कि यार ये प्रीमियम जा रहा है, मेरा हार्ट टाइट होता था। बट आज जब 2029 में वो पैसा मिलेगा तो दैट मनी विल नॉट गिव मी दैट किक, क्योंकि आपका साइज बढ़ जाता है, आपकी चाहते बढ़ जाती हैं, आप कमा ज़्यादा रहे हो, प्लस इन्फ्लेशन बढ़ गया है। तो मार्केट एक वो चीज़ है, अगर यहाँ पर अगर वही चीज़ मैंने 90 जब भी ये पॉलिसी आई थी 25 साल 30-26 साल पहले जब भी ये आया था, अगर ये पैसा मैंने तब निफ्टी में लगाया होता तो ना मेरे को इस पैसे की किक आ रही होती। मेरा कहने का मतलब ये है। और ये भी चीज़ जैसा मैंने बोला एक्सपीरियंस से भी, एक्सपीरियंस की चीज़ बोल रहा हूँ, तो काम वो करो जिसमें ना किक आए। तो आज कोई और एवेन्यू आपके पास है ही नहीं है। आज एक ही एवेन्यू है कि आप सबसे पहले निफ्टी के ETF में शिफ्ट करो, जो आपको लॉन्ग रन में किक देगा। ऑसम। तो दोस्तों आप भी इन्वेस्ट करें, क्योंकि देखिए इन्वेस्ट करने से ही हमारा पैसा सिक्योर रहेगा, नहीं तो हमारे पॉकेट में पैसा आएगा, खर्च होता जाएगा, हम फालतू की चीज़ों पे, अनवांटेड चीज़ों पे कर लेते जाएंगे। एंड राकेश सर
काफ़ी सारे टीवी चैनल्स पे आते हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। राकेश बंसल नाम से उनका बहुत ही प्यारा यूट्यूब चैनल है एंड सोशल मीडिया में इंस्टाग्राम पे भी आप राकेश सर को फॉलो कर सकते हैं। मैं उनके सारे चैनल्स की डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको शेयर कर दूंगा, बट मेक श्योर दैट आप फॉलो करें क्योंकि बहुत अच्छी, बहुत ही प्रैक्टिकल एडवाइस है। बहुत सारे इंडिकेटर्स के पीछे आप भाग रहे हो, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हो, सब कुछ हेल्प कर सकता है फॉर श्योर, लेकिन जो रियल एडवाइस है ना वो रियल लोगों से ही आपको मिलेगी। एंड इनफैक्ट शेयर मार्केट में जितने लोग बता रहे हैं, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ऑथेंटिक चीज़ें, और अपने दिल से पूछो, जब 50 अच्छे लोग बोल रहे हैं इन्वेस्ट करना है तो क्यों इन्वेस्टमेंट को सबसे लास्ट में रख रहे हैं? ये गलती बिल्कुल ना करें एंड राकेश सर जैसे लोगों से सीखें। थैंक यू सो मच राकेश सर फॉर कमिंग टू दिस चैनल, बहुत मज़ा आया एंड बहुत जल्द एक और इंटरव्यू करना चाहेंगे जहां चार्ट्स के साथ और थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर हम चर्चा करेंगे आपके साथ। एंड आप भी दोस्तों और कौन कौन सी चीज़ें स्टॉक मार्केट के बारे में या किसी और टॉपिक के बारे में सीखना चाहते हैं, कौन से एक्सपर्ट से सीखना चाहते हैं, किस पर्सन को हम अपने चैनल पे इनवाइट करें, ऐसे लोगों का नाम हमें शेयर करिए, हम लोग उन्हें बुलाएंगे, आपके साथ रूबरू करवाएंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन उससे भी इम्पॉर्टेंट इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है इस समय जब आप अच्छी नॉलेज ले रहे हैं कोई ना कोई भटक रहा है और कोई ना कोई शायद अपना पैसा गंवा रहा है। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन, लॉट्स ऑफ लव। थैंक यू सो मच राकेश सर। थैंक यू।